Good morning students. Today we are going to start chapter 3 that is called motion in straight line. इसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन को स्टडी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले उसमें मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म हम लोग को जानने चाहिए जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहेंगे। जो पहला टर्म है उसको बोला जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। कई बार हम एक और टर्म यूज़ करेंगे बॉडी, है ना, पार्टिकल, और इन सब का मतलब एक ही है ना। इन सब का मतलब है इफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट is very less, very less compared to distances, it is said to be a point object. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई जो भी ऑब्जेक्ट है अगर उसकी खुद की साइज़ कम है ना, डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में, तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जब हम लोग फिज़िक्स में अभी हम मोशन को स्टडी करेंगे तो मोस्टली ये टर्म बार बार यूज़ करेंगे, और जब ऑब्जेक्ट को जब भी बोलेंगे तो वो इसी सेंस में बोलेंगे। मतलब कहीं पे अगर हमने बॉडी भी लिख दिया है तो इसका मतलब है कि हम वो पॉइंट ऑब्जेक्ट को ही बोल रहे हैं, है ना, या पार्टिकल भी यही चीज़ है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम एक ट्रेन को देख लें तो एक ट्रेन की खुद की लंबाई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो लेंथ है वो लगभग 2 किलोमीटर की है, ठीक। तो अगर हमारे पास दो प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म P1 है और एक प्लेटफॉर्म P2 है, इनके बीच में डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, और यहाँ पे एक ट्रेन T1 है और यहाँ पे एक ट्रेन T2 है, दोनों की अप्रॉक्सीमेट लेंथ सेम है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ट्रेन की जो खुद की लेंथ है और इसकी जो लेंथ है ये डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माने जाएंगे, है ना। इसी के जगह पे अगर ये डिस्टेंस बहुत बढ़ा दे जाए, है ना, मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। नाउ सपोज सम अदर सिनेरियो वी आर कंसिडरिंग। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेटफॉर्म इज इंक्रीज्ड 2000 किलोमीटर्स। अब जो है वही ट्रेन है, जो एक ट्रेन यहाँ पे खड़ी है जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है, और दूसरी ट्रेन जो यहाँ पे खड़ी है वो 2 किलोमीटर है। इन दोनों ट्रेनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग मान सकते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल हुआ। अब हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट का, पॉइंट ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए सोलर सिस्टम में अर्थ उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये है सन और ये है अर्थ। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डी अर्थ के साइज़ के कंपैरिजन में, अगर साइज़ को हम रेडियस से लिख दें तो उसके कंपैरिजन में डी बहुत ज़्यादा होता है, या इसका उल्टा आर जो है इसका साइज़ वो डी से बहुत कम है। तो हम अर्थ को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा मान सकते हैं, ठीक। तो अभी इस स्टेज पे मोशन में हम जितनी भी चीज़ें स्टडी करेंगे वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के लिए मोशन स्टडी करेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट, कई बार इसको हम बॉडी लिखेंगे, कई बार हम इसको पार्टिकल लिख देंगे, ये सब सेम मीनिंग है अभी इस सेंस में, है ना। नाउ वी कम टू सम मोर टर्म्स that we are going to use frequently in motion. So first term is rest and motion, second is motion. So if the position of an object does not change with time with respect to its surroundings, it is said to be in state of rest. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में देखना है ना, एक विथ टाइम और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। तो उसको रेस्ट पे कहते हैं, ठीक है, कि वो रेस्ट पे है, मतलब वो टाइम के साथ और अपने आसपास की
जो दूसरे ऑब्जेक्ट हैं उसके सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है ना। तो सिमिलरली मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, अगेन वही दोनों कॉन्सेप्ट देखने हैं, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स एंड विथ टाइम। तो टाइम के साथ, अब हमने जैसे इसका एग्जांपल देखें हम कि अभी हम मान लो एक जगह पे बैठे हुए हैं हमारे आसपास, जैसे मान लो मैं एक रूम में बैठा हुआ हूँ, है ना। तो हमने अभी देखा, मान लो मैंने देखा कि 6 AM पे अभी कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। फिर हमने 7 AM पे देखा, वो ऑब्जेक्ट सेम वहीं पे रखा हुआ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम इज चेंजिंग एंड बट दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। चाहे ये बोर्ड, रूम, इस सिनारियो में उसके रिस्पेक्ट में ये अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है, तो ये कहेंगे रेस्ट पे है ना। इसका जस्ट उल्टा, अगर हमने देखा कि 6 बजे यहाँ पे है और अगर 7 बजे ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँच गया, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन में है, क्योंकि विथ टाइम ये अपनी जगह बदल चुका है ना। तो इस तरह से ये जो टर्म है मोशन और रेस्ट, ये एक रिलेटिव टर्म है ना। इस तरह से हम अगर ध्यान देंगे तो ये जानेंगे कि ये दोनों टर्म जो हैं ये रिलेटिव हैं, है ना। तो इस चीज़ को इस तरह से लिखा जाता है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। दूसरा इसी में एक और फैक्ट है जो समझने लायक है, वो ये है, नो ऑब्जेक्ट इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। पहला पॉइंट ये है कि ये एक रिलेटिव टर्म है ना। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी रेस्ट या मोशन को हम दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में देखते हैं, एक टाइम के साथ में और सराउंडिंग के साथ में, है ना। तब हम कहते हैं कि ये रेस्ट पे है या मोशन पे है। फिर दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो फैक्ट है अभी हम समझते हैं, उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। जैसे अगर हम अभी अर्थ पे बैठे हुए हैं सभी लोग, तो मैं अगर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ अर्थ के एक पॉइंट पे और विथ टाइम अपने आसपास में मुझे सब चीज़ें वैसे के वैसे ही दिखती हैं, है ना। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे फिर से आ रहे हैं, ठीक। विथ टाइम, दूसरा पॉइंट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है ये, है ना। जो भी पर्सन है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो मतलब ये कैसा कहा जाएगा, रेस्ट पे है। लेकिन एक्चुअली ये रेस्ट पे नहीं है, बिकॉज अर्थ इज डूइंग टू टाइप्स ऑफ मोशन, वो रोटेशन भी हो रहा है उसका और रेवोल्यूशन भी हो रहा है ना। तो अगर कोई पर्सन जो इसके बाहर है तो वो ये कहेगा कि जो अर्थ है ये रोटेट हो रही है और रिवॉल्व भी कर रही है, इसलिए ये जो पर्सन है ये भी मूव कर रहा है। लेकिन अर्थ पे बैठा हुआ जो दूसरा व्यक्ति है यहाँ पे, वो कहेगा कि ये अब पर्सन जो है वो रेस्ट पे है ना। जैसे अभी हम सभी लोग, हम लोग ये मान रहे हैं कि हम अगर बैठे हुए हैं एक चेयर पे तो हम रेस्ट पे हैं, है ना। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम अर्थ के साथ मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो फैक्ट है इसका मतलब हमको समझ में आना चाहिए, नो ऑब्जेक्ट इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन, क्योंकि कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट हमको नहीं मिला कि जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन या रेस्ट को चेक कर सकें, बिकॉज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, है ना। दूसरा एग्जांपल भी हम देख सकते हैं कि अगर हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, है ना, ट्रेन का डब्बा बंद है, तो ट्रेन में बैठे हुए जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे को रेस्ट पे मान सकते हैं, है ना। ट्रेन को अगर अच्छे से बंद किया जाए तो उसको इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं कि वो व्यक्ति भी बैठा हुआ है, हम भी रेस्ट पे हैं। लेकिन जो ट्रेन के बाहर बैठे हुए व्यक्ति हैं वो ये कहेंगे कि ट्रेन जो है और ट्रेन के अंदर बैठे हुए व्यक्ति चल रहे हैं। तो ये टर्म जो है हमको क्लियर होना चाहिए कि नो ऑब्जेक्ट इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। तो यूनिवर्स में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हमको नहीं मिला जिसके बारे में हम क्लियरली कह सकें कि या तो वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे है या मोशन पे है। तो फिर कंपैरेटिवली हम इसको स्टडी करते हैं। जब हम अर्थ पे बैठे हैं
तो हम कहते हैं कि हमारे आसपास की चीज़ें रेस्ट पे हैं, है ना, बट इन फैक्ट ऑल आर मूविंग बिकॉज ऑफ अर्थ इज मूविंग। तो इस तरह से ये टर्म का मीनिंग हमको क्लियर होना चाहिए। Now we come to one more definition, that is of one dimensional motion और rectilinear motion। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, है ना। वन डायमेंशन मोशन क्या होती है? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज सेड टू बी इन वन डायमेंशन मोशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसकी मोशन को वन डायमेंशन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, है ना। तो एक्चुअली इसको वन डायमेंशन इसलिए कहा जाता है कि उसकी केवल डिस्टेंस बताने से काम हो जाता है, उसकी जो पोजीशन है उसको हम फिक्स कर पाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, है ना, इसके एग्जाम्पल हैं एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिरा दिया जाए तो वो नीचे एक सीधी लाइन में आता है ना, उसकी मोशन को हम वन डायमेंशन मोशन कंसिडर करते हैं। इसका और एक एग्जांपल हम देखते हैं। अगर एक कार जो है वो एक सीधे ट्रैक पे चलती है ना, मूविंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट ट्रैक, इसकी मोशन को भी वन डायमेंशन मोशन कहा जाता है। तो अगर हम एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखें तो इस तरह से एक एक्सिस सिस्टम हमने बना दिया जिसमें तीन एक्सिस हैं, एक्स, वाई और जेड, है ना। ये जेड एक्सिस जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है ऐसे, ठीक। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे चल रहा है किसी एक एक्सिस के अलावा तो इसकी मोशन को वन डायमेंशन मोशन कहते हैं, क्योंकि उसकी पोजीशन बताने के लिए केवल एक कोऑर्डिनेट लगता है। जैसे यहाँ पे इसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, इसका जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं हो रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट अगर ए से लेकर बी तक आ गया तो इसका केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है और इसीलिए इसकी मोशन को वन डायमेंशन मोशन कहा जाएगा, ठीक है। Now we come to the second term, that is called two-dimensional motion. When an object moves in a plane, its motion is said to be two-dimensional motion. मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से चल रहा है कि उसको एक प्लेन में कन्फाइंड कर सकें उसकी मोशन को, है ना, उसकी जो भी ट्रैक है उस ट्रैक से जाने वाला एक प्लेन हम बना सकें तो उसकी मोशन को हम टू डायमेंशन मोशन कहते हैं। जैसे अगर हम जो पहला एग्जांपल है उसको देखें कि एक कार जो है वो जिगजैग रोड पे चल रही है लेकिन वो प्लेन है ना, ग्राउंड प्लेन होना चाहिए। तो जो उसकी मोशन है उसकी मोशन को हम लोग प्लेन मोशन या टू डायमेंशन मोशन कहते हैं। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हमने एक स्टोन चला दिया, ग्राउंड पे फेंक दिया थोड़ा एंगल बनाते हुए, जैसे मान लीजिए हमने एक बॉल ले ली और इसको ऐसा ग्राउंड से हम कुछ एंगल पे इस तरह से फेंक रहे हैं, थीटा एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो वो इस तरह से ऐसे जाएगा और जो इसकी मोशन है इस मोशन को हम लोग टू डायमेंशन मोशन कंसिडर करते हैं, है ना। इसके लिए बाद में हम एक और टर्म देखेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये जो है ये भी टू डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है ना। तो इसको टू डायमेंशन इसलिए बोला जाता है कि इसकी जो भी पोजीशन है उसको बताने के लिए हमको दो कोऑर्डिनेट लगते हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ से जैसे शुरू हुआ तो दोनों जो है यहाँ पे 0 0 हैं, फिर और आगे गया है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस तरह से फ्लाइट लेते हुए ऐसे जा रहा है। तो इसकी हर पोजीशन में उसको फिक्स करने के लिए हर बार हमको दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है, एक बार एक्स और ये वाई, और ये दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं, है ना। जैसे इस केस में देखो तो शुरू में एक्स बढ़ रहा है, यहाँ तक एक्स बढ़ा, फिर बाद में एक्स कम होने लगा, लेकिन वाई लगातार बढ़ रहा है। तो इस तरह से देखें दोनों वेरी हो रहे हैं, तो दो कोऑर्डिनेट लग रहे हैं, इसीलिए इसको टू डायमेंशन मोशन कहा जाता है। नाउ वी कम टू द थर्ड definition, that is called three-dimensional motion. If an object moves in space, the motion is said to be three-dimension motion. ऑब्जेक्ट अब स्पेस में चल रहा है ना, तो उसकी मोशन को अब हम थ्री डायमेंशन मोशन कहते हैं। उसके एग्जांपल हैं मोशन ऑफ अ काइट, मोशन ऑफ अ बर्ड इन स्काई।
इसमें मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स लगते हैं, इसीलिए इस मोशन का नाम है 3 डायमेंशनल मोशन, है ना। 3 कोऑर्डिनेट्स मतलब इसमें इस तरह से अगर हम x, y और तीसरा एक्सिस z ले लें, है ना, जैसे ये बोर्ड के प्लेन में है x और y और z एक्सिस के ऊपर की ओर है, और यहाँ पे कोई भी अगर एक इंसेक्ट भी उड़ रहा है तो वो ऐसा लगेगा कि सीधा जा रहा है, लेकिन वो ऐसे जा सकता है इधर उधर, है ना। तो उसकी मोशन को हम लोग जो है 3 डायमेंशन मोशन मानते हैं। इसी तरह से हम काइट की मोशन को भी 3 डायमेंशन मोशन मानते हैं। फिर बर्ड जो भी है उसकी पोजीशन को बताने के लिए हमको फिर से 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स की भी, वाई की भी, और कितना ऊपर है वो, है ना, ये देखने के लिए। तो उसको हम लोग 3 डायमेंशन मोशन मानते हैं।